Good morning, students and my dear friends. Today is 15th of December 2022, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइन की सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। इसी टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज वर्चुअली नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू जस्ट पुट योर माइंड टू इट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसी के साथ हम पेज नंबर 1 पर दिया हुआ दूसरा शॉर्ट आर्टिकल भी कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। FM ऑन ट्रैक टू मीट फाइनेंशियल ईयर 23 फिस्कल डेफिसिट टारगेट। इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, प्रॉबेबली इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो मीट आउट नहीं हो पाएगा। प्रॉबेबली गवर्नमेंट इस फिस्कल डेफिसिट के टारगेट से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट रजिस्टर करेगी। लेकिन अभी रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वेडनेसडे को बोला है लोकसभा में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी तरीके से इस बात की कोशिश कर रही है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.4% ऑफ GDP वो मीट आउट हो जाए। और जिस तरीके से रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, हमने न्यूज़ भी कवर करी थी कि जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है, उसको देखते हुए कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी यही बोल रहे थे कि प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिवेन्यू कलेक्शन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिवेन्यू, गवर्नमेंट में एंड अप विद 6.4% ऑफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट। और उसी को लेकर के हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोकसभा में भी यही बात कही कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रॉबेबली इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो अचीव कर पाए इवन आफ्टर फैक्टरिंग द 4.36 ट्रिलियन एडिशनल स्पेंडिंग जो कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए करी है। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि शायद या प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो ब्रीच नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि 4.36 ट्रिलियन के एडिशनल एक्सपेंडिचर के बावजूद भी इस साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव होगा। और हो सकता है इस सिचुएशन को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और भी ज़्यादा फंड अलोकेट करे अगर जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है वो रिक्वायरमेंट करती है। और हम सभी जानते हैं कि लास्ट वीक सेंट्रल जो गवर्नमेंट का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 24.3% से इंक्रीज़ हुआ है, यानी अप्रैल नवंबर के ड्यूरेशन में 8.77 ट्रिलियन का ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 24% ज़्यादा हुआ है पिछले साल से, यानी 8.77 ट्रिलियन का ज़्यादा कलेक्शन हुआ है एज ऑफ नवंबर, और जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 23 के टारगेट का 62% है। जबकि कहा जाता है कि मार्च तक, या हम बोल सकते हैं फरवरी और मार्च में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम जो कंपनीज होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो अपना ITR फाइल कर रहे होते हैं। और अगर अभी तक नवंबर तक 62% का कलेक्शन हो चुका है तो प्रॉबेबली जो टारगेट सेट किया गया था नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो अचीव होगा। गवर्नमेंट एक ह्यूज अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और उसी के बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो अचीव होगा। तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंफर्टेबली क्रॉस द फुल ईयर टारगेट दैट इज 14.2 ट्रिलियन। तो 8.77 ट्रिलियन का कलेक्शन हो चुका है जो कि 62% है ओवरऑल टारगेट का। ओवरऑल टारगेट कितना है? 14.2 ट्रिलियन का। तो ऐसा कहा जा रहा है सिचुएशन को देखते हुए, रेवेन्यू बॉयंसी को देखते हुए, रेवेन्यू कलेक्शन को देखते हुए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को देखते हुए कि प्रोबेबली ये जो रेवेन्यू का टारगेट है गवर्नमेंट अचीव करेगी और इसी के बेसिस पर जो FD का टारगेट है वो भी अचीव होगा, वो भी गवर्नमेंट ब्रीच नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट
एज पर फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन इकोनॉमी इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू द काउंटर पार्ट कंट्रीज और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर हैं वो गवर्नमेंट ले रही है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। तो ये बेसिकली लोकसभा में कुछ की पॉइंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहे जिसको आज के बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है। इसके ही साथ एक शॉर्ट आर्टिकल भी दिया हुआ था पेज नंबर 1 पर, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। ब्रॉड सपोर्ट फॉर आवर एजेंडा एज G20 चेयर DEA सेक्रेटरी। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया है कि फाइनेंस ट्रैक जो G20 का फाइनेंस ट्रैक है उसकी फर्स्ट मीटिंग, 3 दिन की जो मीटिंग है उसकी फर्स्ट मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है बैंगलोर में, और उसमें कई सारे पॉइंट एजेंडा अपकमिंग जो फ्यूचर एजेंडा हैं, डिस्कशन एजेंडा हैं, उन सबको डिस्कस किया जा रहा है। और उसी मीटिंग में इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना है कि इंडिया के जो G20 जो एजेंडा है उसमें इंडिया को जो होस्ट कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ब्रॉड सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। इंडिया के जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी इंडिया ने एजेंडा सेट किया है G20 की अपकमिंग 2 ईयर्स के लिए। तो बेसिकली जो ये फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग होती है ये इसीलिए होती है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, होस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके जो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं, जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया जा सके आगे आने वाले टाइम में। और दिस मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाई द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उनके अकॉर्डिंग प्रॉबली इंडिया इज गेटिंग मोर सपोर्ट ऑन देयर एजेंडा इन G20। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। WPI इन्फ्लेशन eases to 21-month low in November। रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यानी वेडनेसडे को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ किया है। मोर स्पेसिफिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ किया है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का WPI इंडेक्स है वो अपने 21 मंथ्स के लो पॉइंट पर पहुंच गया। नवंबर के मंथ में इंडिया का जो WPI है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.58% रहा, और ऐसा कहा जा रहा है ये अपने पिछले 21 महीनों का सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन है, WPI रेट है अभी तक का। और डेफिनेटली अगर WPI इन्फ्लेशन यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन लो हो रही है तो सब कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो जो रीज़न साइड किया गया वो ये साइड किया गया कि बिकॉज ऑफ द हायर बेस लास्ट ईयर, पिछली बार डबल डिजिट में था। इफ यू रिमेंबर WPI बहुत टाइम से डबल डिजिट में चल रहा था, उसकी वजह से। और इसके अलावा फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस में कुछ मॉडरेशन, कुछ ईजिंग देखने को मिली है। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से जो WPI नवंबर के मंथ में वो 5.8% रजिस्टर्ड हुआ है। और अगर फूड इन्फ्लेशन को हम सेपरेटली देखें जो कि WPI की बास्केट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक अच्छा खासा वेट कैरी करता है, तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो अपने 20 महीनों के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अप्रॉक्सीमेटली 2.17% का फूड इन्फ्लेशन रहा, जो कि अक्टूबर में 6.48% था। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच आइटम्स, एग, मीट, फिश, इन सब का जो प्राइस है वो मॉडरेट हुआ है, जिसकी वजह से 6.48 से रिड्यूस होकर के फूड इन्फ्लेशन 2.17% हो गई, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें WPI पर देखने को मिल रहा है। और इसी के बीच में अगर हम बात करें वीट, पैडी, पोटैटो, अनियन, मिल्क प्रोडक्ट, इन सब के प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग आइटम, इनकी भी प्राइसिंग में मॉडरेशन देखने को मिला है। तो फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग आइटम और फूड आइटम में जो प्राइस मॉडरेशन हुआ है उसकी वजह से नवंबर के मंथ में जो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अपने 21 महीने के लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है। एंड दिस इज अ सेकेंड टाइम इनटू दिस फिस्कल ईयर व्हेन द फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन डिप्ड बिलो द डबल डिजिट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस है कि बहुत ज़्यादा टाइम से जो इन्फ्लेशन थी, WPI इन्फ्लेशन थी, वो अपने डबल डिजिट में थी, और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में कि जो WPI इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में पहुंची है। और याद रखेंगे WPI इन्फ्लेशन को फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में होलसेल मार्केट में कितनी इन्फ्लेशन चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में क्या किस प्राइस इंक्रीज पर बिजनेस हो रहा है, उसको लेकर के ये इन्फ्लेशन की इंडेक्स मॉनिटरिंग करती है।
तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो WPI है वो सिंगल डिजिट में पहुंची है, और इसका रीज़न ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में जो सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है, वो फ्यूल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो, और चाहे वो फूड और अदर कमोडिटीज़ हो। अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन यानी जहाँ पर हम फूड और फ्यूल जो कि हाईली फ्लक्चुएट करता है उसको अगर रिमूव करते तो हमें कोर इन्फ्लेशन पता चलती है। यही रिटेल में भी होता है और यही WPI में भी होता है, होलसेल में भी होता है। तो अगर कोर इन्फ्लेशन देखें तो कोर इन्फ्लेशन भी ईज आउट हुई है 7वें महीने लगातार। अप्रॉक्सीमेटली 3.5% का कोर इन्फ्लेशन रहा इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि अक्टूबर में 4.7% था। तो 4.7% से रिड्यूस होकर के कोर इन्फ्लेशन 3.5% तक आ गई। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी उसमें भी इजी आउट या मॉडरेशन देखने को मिला है प्राइसिंग में। तो इन सब की वजह से ओवरऑल जो डिक्लाइन है होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो विजिबल हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबली ये जो डिक्लाइन WPI में है देखने को मिल रहा है, ये आगे आने वाले टाइम में CPI तक इसका इम्पैक्ट पहुंचेगा। और CPI भी अब थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इफ यू रिमेंबर, हमने न्यूज़ कवर भी करी थी कि पहली बार काफ़ी टाइम बाद 11 महीनों बाद जो CPI है वो अपने 6 मार्क के नीचे आई है। 5.8% CPI नवंबर के मंथ में रजिस्टर हुई। जो WPI और CPI दोनों के ही केस में हमें मॉडरेशन देखने को मिल रहा है। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इकोनॉमी एज वेल एज RBI। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन on page number 4 of Business Standard. Center to raise up to rupee 2,720 crore via IRCTC OFS. IRCTC stands for Indian Railway Catering and Tourism Corporation. What is OFS? OFS stands for Offer for Sale. तो ये दो यहाँ पर एब्रीवेशंस हैं जिनका आप प्रोबेबली नाम जानते भी होंगे, फुल फॉर्म जानते भी होंगे। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेल 5% स्टेक where in IRCTC, that is Indian Railway Catering and Tourism Corporation. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको याद होगा, अभी हमने रिसेंटली एक इन्फोग्राफिक शेयर किया था जहाँ पर हमने बताया था कि इंडियन रेलवे का जो रिवेन्यू स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस किस पार्ट से कितना कितना रिवेन्यू आता है। उसमें IRCTC के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि IRCTC कैसे मनी बनाता है, कितना मनी पैसा उसका केटरिंग से आता है, कितना परसेंट रिवेन्यू उसका केटरिंग से आता है, कितना परसेंट इंटरनेट टिकटिंग से आता है, कितना पैसा रेल नीड से आता है, कितना टूरिज्म से आता है, कितना स्टेट टीट से आता है। तो कई सारे इन्फोग्राफिक्स हमने शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे। इफ़ यू आर फॉलोइंग टेलीग्राम चैनल यू मस्ट बी नोइंग। तो उसी IRCTC का 5% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट सेल करने जा रही है थ्रू एन ऑफर फॉर सेल, OFS जिसको बोलते हैं, ऑन द एक्सचेंज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो थर्सडे फ्राइडे को ये OFS ओपन होगा ऑन एक्सचेंजेस, जिसमें गवर्नमेंट 5% स्टेक डाइल्यूशन करेगी। फ्लोर प्राइस कितना रखा गया है? जो शेयर सेल का फ्लोर प्राइस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 680 पर शेयर, 680 रुपये पर शेयर रखा गया है, जो कि वेडनेसडे के क्लोजिंग प्राइस, वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस कितना है? 734। वेडनेसडे के क्लोजिंग प्राइस से अप्रॉक्सीमेटली 7% लोअर है, 7.4% लोअर रखा गया है फ्लोर प्राइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि OFS में जो फ्लोर प्राइस होता है ये क्या होता है। और अगर हम IRCTC की बात करें तो IRCTC जो इंडियन रेलवे है उसका टूरिज्म एंड केटरिंग आर्म है, और करंटली गवर्नमेंट उसमें 67.4% का स्टेक गवर्नमेंट का है IRCTC में। तो IRCTC में अप्रॉक्सीमेटली 67.4% का स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, और उसमें से 5% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट सेल करने जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2,720 करोड़ का जो फंड है गवर्नमेंट रेज करना चाह रही है थ्रू दिस 5% स्टेक डाइल्यूशन for meeting some disinvestment target of 65 crore for this current fiscal year। और हमने ये भी न्यूज़ डिस्कस करी थी कि जो फिजिकल ईयर 23 के लिए जो इंडियन रेलवे को टारगेट दिया गया था डिसइन्वेस्टमेंट का, उसका इंडियन गवर्नमेंट 85% मिस आउट कर रही है। 85% यानी केवल गवर्नमेंट ने 10% से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 15% तक का ही टारगेट जो है इंडियन रेलवे वो अचीव कर पाएगी डिसइन्वेस्टमेंट में। अब जो 85% टारगेट है वो इंडियन रेलवे अचीव नहीं कर पाएगी इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए प्रोबेबली गवर्नमेंट 5% IRCTC से स्टेक सेल कर रही है कि प्रोबेबली कुछ कुशन किया जा सके इस टारगेट को।
हालांकि ये 65,000 करोड़ का टारगेट फिर भी अचीव नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ मार्च गवर्नमेंट मे बी एबल टू कुशन इट एज चेजेस टू मीट इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। और इसीलिए IRCTC में 5% गवर्नमेंट जो है वो सेल करने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में अगर हम नहीं जाएंगे, अगर प्रपोज शेयर सेल को देखें तो दिस विल इंक्लूड 20 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ IRCTC, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5% टोटल इशू का रिप्रेजेंट करते हैं और पेड अप कैपिटल इक्विटी कैपिटल का रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एडिशनली गवर्नमेंट 20 मिलियन शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5% ओवर सब्सक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है प्रपोज सेल करेगी 5% की, और इस 5% में से 25% का जो शेयर है OFS का दैट विल बी रिजर्व फॉर म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड 10% विल बी सेट असाइड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इस 5% में 25% इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए सेव रहेगा, 10% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया जाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है वो हैंडल करेगा। तो जो OFS का ओपन ऑफर है वो थर्सडे को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा, फ्राइडे को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होगा। सो प्रॉबेबली इससे 2,500 करोड़ 27,000 करोड़ का फंड जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेज करने जा रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बॉन्ड्स रुपी गेन US इन्फ्लेशन पर होप्स ऑफ डोविश फेड। तो न्यूज़ क्या है, वेडनेसडे को इंडियन जो रुपी है और गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली, उसमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला। इसका रीज़न ये है कि जो US इन्फ्लेशन जो प्रिंट आया, जो डेटा आया है दैट इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड। और चूंकि अगर US की इन्फ्लेशन लोअर हो रही तो डेफिनेटली देयर इज़ अ होप कि जो फेडरल रिजर्व है US का जो सेंट्रल बैंक है वो लेस एग्रेसिव पाथ अडॉप्ट कर सकता है फ्यूचर में फॉर पॉलिसी रेट हाइक, ऐसा डीलर्स का कहना है। और इसी सेंटीमेंट की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है जिसको हम जी सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं और जो इंडियन रुपी है उन दोनों में ही हमें एप्रिसिएशन और स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली। इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 82.46 पर डॉलर पर क्लोज हुआ वेडनेसडे को, जो कि अपने ट्यूसडे में जो उसका क्लोज था वो अप्रॉक्सीमेटली 82.81 था। तो 82.81 से इंक्रीज होकर के 82.46 पर इंडियन रुपी क्लोज हुआ। और अगर हम ओवरऑल डेप्रिसिएशन की बात करें तो इस कैलेंडर ईयर में जो इंडियन करेंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.8% तक डेप्रिशिएट करी है अगेंस्ट USD। और अगर बॉन्ड्स की बात करें, जो 10 ईयर्स बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड है जिनको हम जी सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, बेंचमार्क जी सिक्योरिटीज़ बोलते हैं या बेंचमार्क बॉन्ड बोलते हैं इंडिया में, वो 5 बेसिस पॉइंट से उसकी ईल्ड जो है वो फॉल करी है। अप्रॉक्सीमेटली 7.22% की ईल्ड रही 10 ईयर्स बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ऑन वेडनेसडे। और इफ़ यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट द बॉन्ड मार्केट यू मस्ट बी नोइंग कि जो बॉन्ड प्राइस है और जो ईल्ड है, बॉन्ड ईल्ड है, वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है। तो डेफिनेटली अगर बॉन्ड जो ईल्ड है वो फॉल कर रही है तो जो प्राइस हैं वो इंक्रीज किए हैं। सो अ डिक्लाइन ऑफ 1 बेसिस पॉइंट इन 10 ईयर्स बॉन्ड ईल्ड कॉरस्पॉन्ड टू राइज इन रफली ऑफ 7 पैसा। ये एक जनरल सा फैक्ट है। तो जो रिसेंट रेटिंग से डेटा रिलीज़ हुआ है ट्यूसडे को, उसने ये भी शो किया कि जो US कंज्यूमर इन्फ्लेशन रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.1% रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि अभी तक दिसंबर 2021 से अगर देखें तो अभी तक का सबसे स्लोवेस्ट या सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन रही है। और इसी लोवेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से ये एक ऐसा सेंटीमेंट डेवलप हुआ कि प्रॉबेबली फेडरल रिजर्व जो है वो आगे आने वाले टाइम में लेस एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा, जिसका इम्पैक्ट हमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इंडियन रुपी पर देखने को क्लियरली विजिबल हुआ। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। मेड इन इंडिया पिक्सेल फोन्स ऑन द टेबल। So Google is assembling its Pixel smartphone in India, and this would be one of the key issue of discussion between the CEO of tech giant and its parent Alphabet, as well as the top company official that are going to visit India next week. तो Google जो है अपना फर्स्ट बोल सकते हैं पिक्सल जो स्मार्टफोन है, Google assembling its first Pixel smartphone in India
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू होगा जो अपकमिंग नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग शेड्यूल है गूगल के सीईओ के बीच में, पेरेंट कंपनी जो अल्फाबेट है और इंडिया के जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इकोसिस्टम को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर के। तो कई सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन होगा, पर जो प्रॉबेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज़ द लॉन्च ऑफ पिक्सल फ़ोन इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, कॉम्पिटिशन बिल पैनल आस्क फॉर डेफिनेशन ऑफ मटीरियल इन्फ्लुएंस। हमने कंपटीशन बिल, जो हम बोल सकते हैं कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने कई सारे क्लैरिफिकेशन और चेंजेस सजेस्ट किए हैं कंपटीशन बिल 2022 में, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और जयंत सिन्हा लेड जो कमेटी है उसका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं CB 2020 में जो कि क्लियर नहीं है, जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। कई सारे जो चेंजेस है, प्रपोज चेंजेस हैं, उनको करने की भी ज़रूरत नहीं है। दीज अमेंडमेंट्स आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें सीधे सीधे बोला है कि दैट देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट नीडेड टू बी क्लैरिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल इन्फ्लुएंस, जो वर्ड यूज़ हुआ है मटीरियल इन्फ्लुएंस थ्रेशोल्ड, ये क्या है जो इंट्रोड्यूस किया गया है नया वर्ड कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल में, इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए मिनिस्ट्री को। तो जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है MCA, उससे क्लैरिफाई कर, उससे बोला कि जस्ट क्लैरिफाई दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटीरियल इन्फ्लुएंस थ्रेशोल्ड दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल टू असरटेन who has control over the enterprise। तो जो कंट्रोलिंग को ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक्चुअल में किसी एंटरप्राइज में जो किसी डील में जा रहा है उस पर किसका कंट्रोल है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने लिखा कि मटेरियल इन्फ्लुएंस हो उसका। तो व्हाट इज दिस मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑल अबाउट। इसके अलावा IPR को लेकर के भी कई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। द कमेटी हैज़ आस्क्ड दैट IPR शुड बी इंक्लूडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो IPR को लेकर के भी कई ज़्यादा सजेशंस दिए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। हालांकि कैसे उसको रिस्पॉन्स करेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, वो आगे फ्यूचर में देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बैंक रश टू हाइक डिपॉजिट रेट्स। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि SBI ने जो अपना डिपॉजिट रेट है वो 50 से लेकर के 100 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ किया है। और उसके बाद हमने प्रॉबेबली ये भी डिस्कस किया था कि हो सकता है अदर बैंक्स में भी ये सीन देखने को मिले। तो जैसे ही कंट्री के जो बिगेस्ट लेंडर हैं, स्टेट ओन्ड लेंडर हैं, उसने अपना डिपॉजिट रेट इंक्रीज़ किया, उसी के इमीडिएटली बाद HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब में ये रश देखने को मिला। सब ने अपने जो डिपॉजिट रेट है उनको इंक्रीज़ कर दिया। तो जस्ट टू मीट आउट द क्रेडिट डिमांड और जस्ट टू रिमूव और decrease the gap between the growing gap between the credit and the deposit, banks have made a beeline to raise the deposit rates so that the fund can be raised, बैंक्स कैन कैपिटलाइज द फंड और उससे वो लेंडिंग कर सके। जैसे हमने कल बताया भी था आपको कि जस्ट डबल का डिफरेंस है डिपॉजिट रेट और क्रेडिट रेट में, जस्ट डबल का डिफरेंस है। दैट इज़ वाई बैंक्स आर नॉट एबल टू lend and that is why banks are increasing the deposit rate। और SBI के बाद जो अदर बैंक्स हैं उन्होंने भी अपने जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। हालांकि SBI ने अपने लेंडिंग रेट भी इंक्रीज़ किए हैं डिपॉजिट रेट के साथ। तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो रेट हैं वो तो प्राइस हैं वो तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। तो लेंडिंग रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसी के एवरेज में जो डिपॉजिट रेट है वो भी बैंक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं जस्ट टू अट्रैक्ट मोर फंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, आइंग डॉलर 100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट बाई 2030। तो कॉमर्स, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कल मीडिया को एड्रेस किया और उस मीडिया को एड्रेस करने में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो मिनिस्ट्री है वो आगे आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट के लिए, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए टारगेट रख रही है। तो एज पर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल, द इंडिया इज एमिंग टू अचीव अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन एक्सपोर्ट। $100 billion export from whom? From textile market only, from textile sector only till 2030। तो PLI स्कीम हम सभी को पता है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसको टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसी को लेकर के जो कॉमर्स, इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो
इंडिया में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अब आगे आने वाले टाइम यानी 2030 तक अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा, इसका टारगेट रखा गया है। और इस सेक्टर में भी कुछ डील्स जो हैं वो फाइनलाइजेशन होने की स्टेज में हैं, और जितने भी FTA इंडिया नेगोशिएट कर रही है अदर कंट्रीज़ में, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करने की बात करी गई है। जो टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करने की बात करी गई है अदर कंट्रीज़ में। इसके अलावा PLI 2.0 के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर तैयार है, और उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रोबेबली वी विल बी एबल टू अचीव दिस एक्सपोर्ट टारगेट फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एप्पल टू अलाउ राइवल ऐप स्टोर्स ऑन iPhones in EU। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी तक के जो iPhones होते थे उनमें किसी भी राइवल या ऑल्टरनेट जो ऐप स्टोर्स थे वो अलाउ नहीं थे, उनसे किसी भी तरह की डाउनलोडिंग अलाउ नहीं थी। बट रिसेंटली एक जजमेंट के बाद यूरोपियन यूनियन में नाउ एप्पल इज प्रिपेयरिंग टू अलाउ द ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर इन इट्स आईफोन एंड आईपैड्स। और इसके बाद जो इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के बाद जो कंज्यूमर होंगे वो अब अदर प्ले स्टोर से भी या थर्ड पार्टी से भी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर पाएंगे। प्रॉबेबली एप्पल सिक्योरिटी फीचर्स का रीज़न देते हुए किसी भी थर्ड पार्टी या अदर ऑल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स को अलाउ नहीं करता था, बट EU के जजमेंट के बाद, EU में जो इस इशू के बाद अब एप्पल को मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो एप्पल के जितने आईफोन्स हैं, आईपैड्स हैं, दे आर नाउ गोइंग टू कंप्लाई विद द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन रिक्वायरमेंट कमिंग फॉर 2020। Coming in 2024, software engineering and services employees are engaged in major push to open the key elements of Apple platforms। और इसके बाद कस्टमर जो होंगे वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम देयर आईफोन्स। तो फिर लेवल फील्ड प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली जो यूरोपियन रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है। नाउ एप्पल हैज़ टू अबाइड बाय दिस रूल एंड दिस इज द एप्पल सेकेंड बिगेस्ट मार्केट। यूरोप जो है वो एप्पल का सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है, तो डेफिनेटली एप्पल कहीं पर भी इस पर्टिकुलर मार्केट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.